हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब होता है एक समान रूप से आवेश वितरण यानी फैला हुआ हो। यदि आवेश एक समान रूप से किसी क्षेत्र में फैला हुआ हो तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इसके माध्यम से किसी बिंदु पर लगने वाले बल की अपन गणना करेंगे या सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपन ज्ञात करेंगे, या अपन ये भी कह सकते हैं कि सतत आवेश वितरण का घनत्व भी इस टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात अपन करते हैं सतत आवेश वितरण की, कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सतत आवेश वितरण परिभाषा इसकी अपन इस प्रकार दे सकते हैं, यदि आवेश विविक्त न होकर, कैसा, यदि आवेश विविक्त नहीं होकर, विविक्त कह दें अपन, विविक्त न होकर कैसा हो, सतत हो, कैसा हो, सतत हो, या सतत रूप से किसी क्षेत्र में वितरित हो तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। अर्थात इसको अपन ये कह सकते हैं कि आवेश किसी क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित हो, उसका घनत्व एक समान हो, अर्थात टुकड़ों में नहीं हो। कैसा नहीं हो, टुकड़ों में नहीं हो, तो उस केस को अपन क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि अपन बात करें सतत आवेश वितरण के प्रकार की, प्रकारों की बात करें तो अपन यूँ कहेंगे कि मूलतः इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करेंगे तो अपन यूँ कहेंगे, नंबर फर्स्ट रेखीय आवेश वितरण। नंबर फर्स्ट कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण। दूसरी अपन बात करें तो पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा इसका प्रकार है वो है पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा कौन सा है? पृष्ठ आवेश वितरण। इसी प्रकार तीसरा इसका प्रकार है वो है आयतन आवेश वितरण। तीसरा कौन सा है? आयतन आवेश वितरण। इस प्रकार से इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? आप एक बार फिर से देख लीजिए, रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। इस प्रकार से इसके 3 प्रकार हैं। जैसा कि अपन ने सतत आवेश वितरण की परिभाषा देखी है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सतत आवेश वितरण, यदि आवेश विविक्त न होकर सतत रूप से किसी क्षेत्र में वितरित हो तो यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। मूलतः यह 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जो अपना टॉपिक रहेगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण की अपन बात करें तो रेखीय आवेश वितरण अपन किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहा जाएगा। वैसे यहाँ जो भी परिभाषा है वो स्पष्टली नाम से स्पष्ट हो रही है। जैसे अपन ने सतत आवेश वितरण की बात कही तो सतत एक समान रूप से, जैसे टुकड़ों में नहीं होकर एक समान रूप से वितरित हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है? सतत आवेश वितरण। इसी प्रकार अपन रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा देते हैं तो आवेश किसी रेखा में एक समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। अब देखो, अपन आगे बात करें कि रेखीय आवेश वितरण को समझने के लिए अपन रेखीय आवेश घनत्व के माध्यम से रेखीय आवेश वितरण को समझा जा सकता है। किसके द्वारा? रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा रेखीय आवेश वितरण को समझा जा सकता है।
तो अपन इसकी परिभाषा जान चुके हैं कि यदि आवेश किस में हो, रेखा में हो, तो अपन क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब अपन इसको समझने के लिए किसके माध्यम से इसको समझेंगे, रेखीय आवेश घनत्व के माध्यम से। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसकी अपन बात करें। रेखीय आवेश घनत्व, अब देखो यहाँ सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो मैं इस प्रकार समझा जा सकता है इसको कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। अपन एक बार फिर से इस डेफिनेशन को सुनते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी रेखीय आवेश घनत्व की। इसे अपन लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व जो है उसे अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्ब्डा से। अर्थात अपन लिख सकते हैं इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है, लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। जैसा कि अपन ने देखा है रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन, तो रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन से अपन लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा इक्वल टू Q अपॉन L। क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन L। जैसा कि अपन ने डेफिनेशन दी है रेखीय आवेश घनत्व की कि L, Q और लैम्ब्डा के बीच की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को अपन रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यदि अपने पास अल्पांश लंबाई हो, यदि क्या हो, लंबाई अल्पांश हो, यदि अल्पांश लंबाई हो dl, अल्पांश लंबाई क्या ले लेंगे, dl, तथा आवेश क्या हो जाए, dq। यदि लंबाई अल्पांश ले लें और आवेश क्या हो जाए, dq हो, तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे, लैम्ब्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा इक्वल टू dq अपॉन dl लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, dq अपॉन dl। जैसा कि मैंने मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऊपर जो डेफिनेशन दी है उसमें मैंने यही कहा कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ से अपन यदि आवेश का मान निकालना चाहें तो अपन इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि dq इक्वल टू लैम्ब्डा dl। जैसे कि dl को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस प्रकार से अपने यहाँ q का मान या चार्ज का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद अपन बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के मात्रक की। किसकी बात करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। अब रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, जैसा कि अपन 11th में मात्रक विमाएँ निकालना लिखना सीखे थे, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, विमा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अपन ने फॉर्मूला लिखा है लैम्ब्डा इक्वल टू dq अपॉन dl या लैम्ब्डा इक्वल टू q अपॉन l, कि लैम्ब्डा का जो मान है यानी रेखीय आवेश
घनत्व का जो मान है वो Q और L के रेशियो के इक्वल है, यानी आवेश और इसकी जो लंबाई है उसके अनुपात की क्या है, बराबर है। अर्थात यहाँ लिखेंगे लैम्ब्डा का मात्रक, यहाँ लैम्ब्डा क्या लिया है, रेखीय आवेश घनत्व लिया है। लैम्ब्डा का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L का मात्रक। अब देखो इसमें अपन Q अपॉन L भी ले सकते हैं और यहाँ लैम्ब्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL भी ले सकते हैं। यही चार्ज है लेकिन ये अल्पांश चार्ज है, यहाँ L की जगह DL लिया है तो ये अल्पांश लंबाई ली गई है। ठीक है, अब देखो लैम्ब्डा का मात्रक Q अपॉन L के मात्रक के इक्वल होगा, तो यहाँ अपन जानते हैं Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये बात समझ में आ गई। बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसको लिख सकते हैं C अपॉन M, यानी कूलाम अपॉन मीटर। तो लैम्ब्डा का मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा का मात्रक आ जाएगा अपने पास C अपॉन M, या इसको लिख सकते हैं C या कूलाम इंटू मीटर इनवर्स, है ना, दोनों चीज़ें सही है। अपन इसको लैम्ब्डा का मात्रक C अपॉन M या कूलाम इंटू मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने आपको बताया है किसका मात्रक, लैम्ब्डा का मात्रक। अब लैम्ब्डा का जो मात्रक मैंने बताया है, अर्थात रेखिक आवेश या रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक आपको बताया है, अर्थात Q अपॉन L के मात्रक के इक्वल होगा। Q का मात्रक यहाँ क्या है, कूलाम, और L का मात्रक क्या है, मीटर। अर्थात इसको C अपॉन M, C का कूलाम का प्रतीक चिन्ह है, M मीटर यानी लंबाई का जो मात्रक है मीटर, उसका प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार से अपन इसका मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे लैम्ब्डा की विमा। लैम्ब्डा की विमा यानी लैम्ब्डा क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखीय आवेश घनत्व की विमा की बात करें तो लैम्ब्डा की विमा इक्वल टू हो जाएगी किसकी विमा के बराबर, Q अपॉन L की विमा। किसकी विमा, Q अपॉन L की विमा के इक्वल। अब Q की विमा अपन जानते हैं, Q की विमा होती है, अपन Q की विमा भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को याद रखना है Q की विमा A1T1 होती है। क्या होती है, A1T1। और L की विमा अपन यहाँ L1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L1। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी जो दूरी है उसको अपन मीटर में उसका मात्रक लिखते हैं, और उसकी जो विमा होती है उसको L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को अपन M से, ये सारी चीज़ें कैपिटल में लिखी जाएगी। समय जो होता है उसकी विमा को उसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल T के द्वारा, और इसके अलावा विद्युत धारा जो है उसका जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को अपन कैपिटल A के द्वारा। इस प्रकार से विमा का जो फॉर्मेट होता है वो होता है MLT के पदों में। किसके पदों में, MLT के पदों में, MLT के पदों में। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं लैम्ब्डा की विमा की। किसकी बात कर रहे हैं, लैम्ब्डा की विमा की बात कर रहे हैं। तो लैम्ब्डा की विमा A1T1 अपॉन L1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। अब यदि MLT के पदों में अपन लिखें तो यहाँ M यानी कोई द्रव्यमान यहाँ नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर हो जाएगी 0। लंबाई की अपन बात करें तो यहाँ ऊपर कोई लंबाई नहीं है, नीचे बट्टे में लंबाई है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है 1, ये माइनस में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, माइनस में। ठीक है, T की बात करें, समय की बात करें तो समय की पावर है 1, और A यानी विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की पावर भी यहाँ 1 है। इस प्रकार से लैम्ब्डा की जो विमा है वो क्या आएगी अपने पास, M0 L-1 T1 A1। ये किसकी विमा है, लैम्ब्डा की विमा है। लैम्ब्डा क्या है, यहाँ लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व है। आप लोगों को शायद ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। लैम्ब्डा यानी अपन बात करें रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी विमा भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो
रेखीय आवेश वितरण के माध्यम से अपन किसी बिंदु पर या बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की भी गणना करेंगे तथा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण के आवेश dq से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P रखें तो परीक्षण आवेश q0 पर कार्यरत बल किसके द्वारा। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रैखिक आवेश वितरण की। तो रैखिक आवेश वितरण के द्वारा रेखीय आवेश वितरण के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, यानी बल की गणना करेंगे। उसके बाद में अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने कोई एकांक लंबाई का वायर लिया है जिस पे एक समान रूप से चार्ज वितरित है, यानी आवेश वितरित है, यानी इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि सतत रूप से आवेश वितरण है, विविक्त नहीं होकर कैसा होना चाहिए, सतत आवेश वितरण में एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे जो लंबाई है L, टोटल लंबाई L है और इसमें मैंने एक अल्पांश लिया है, लंबाई का अल्पांश लिया है जिसको मैं कहूँगा dl, और यहाँ टोटल पर चार्ज Q है तो इस अल्पांश पे चार्ज में लूँगा dq। अल्पांश पे चार्ज कितना लेंगे, dq, और इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पे, कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे बिंदु लेते हैं P। इस बिंदु पे एक परीक्षण आवेश लिया जाता है Q0। क्या लिया जाता है, Q0 परीक्षण आवेश। अब देखो यहाँ अपन क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। जैसा कि अपन पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यहाँ मैंने चार्ज लिया है dq और यहाँ बिंदु P पर मैंने चार्ज लिया है Q0। तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसको कूलाम के नियमानुसार समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियमानुसार। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच, या अपन ये कहें कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F, लगने वाला बल जो है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के तो गुणनफल के, यानी dq और q0, dq और q0 के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार से जो दो समीकरण मिलते हैं इसके द्वारा जो लगने वाला बल है, यहाँ एक कांस्टेंट लिया जाता है समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए, वो कांस्टेंट होता है k। क्या होता है, k, और इसको लिखेंगे k dq डॉट q0 अपॉन r², जहाँ k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो लगने वाला बल होगा, बल क्या आएगा कूलाम के नियमानुसार, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q0 अपॉन r²। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस अल्पांश के कारण, किसके कारण, इस अल्पांश लंबाई dl के कारण या dl में उपस्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल जो है, यानी यहाँ जो परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, इस पर लगने वाले बल की अपन ने गणना की है। अब अपन बात करें कि टोटल लंबाई के कारण बिंदु P पर या Q0 पर लगने वाला बल, अर्थात संपूर्ण आवेश के कारण कुल बल। क्या लिखेंगे, संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा। अब देखो इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। ये जो है, ये जो बल है, अब ये जो बल अपन ने अल्पांश लंबाई के लिए लिखा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, df से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, df से, क्योंकि अल्पांश के लिए अपन लिख रहे हैं df, और इसका अपन समेशन करें या समाकलन करें
यदि समेशन करें या समाकलन करें तो अपन क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण के कारण या संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला जो बल है उसकी अपन गणना कर सकते हैं। तो संपूर्ण के कारण मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर जो दिया है 2 मैंने, ठीक है, उसके अनुसार उसका अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन df वेक्टर df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ इसकी डायरेक्शन भी अपने को लिखनी है। अब जो लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही होगी। किस ओर होगी, बाहर की ओर। और कौन सी डायरेक्शन लेंगे, आर केप की डायरेक्शन लेंगे। किस डायरेक्शन लेंगे, आर केप की डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर केप। यहाँ जो कांस्टेंट राशि है उसको अपन क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। जो यहाँ क्यू नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो अपन इसको बाहर ले लेंगे। यहाँ यदि df का समाकलन करेंगे तो यहाँ आएगा वेक्टर f, और यहाँ क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट राशि, इसलिए इसको बाहर ले लिया जाएगा। आगे अपन लिखेंगे, अंदर जो राशि शेष रहेगी वो रहेगी dq अपॉन आर स्क्वायर आर केप। क्या रहेगी, dq अपॉन आर स्क्वायर आर केप। आर केप यहाँ डायरेक्शन है जिसको अपन कहेंगे एकांक सदिश। आर केप यहाँ क्या है, दिशा है, दिशा, या कहेंगे आर केप एकांक सदिश है। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है, आर केप इक्वल टू होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। क्या होता है, सदिश का परिमाण, ठीक है, यह होता है एकांक सदिश। इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात समझ में आ गई आपको। जैसा कि मैंने आपको, मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जो df का समाकलन करेंगे तो आएगा f, और यहाँ से कांस्टेंट राशि मैं बाहर लेऊँगा। यहाँ कांस्टेंट राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट। तो मैंने क्या किया, समाकलन से बाहर ले लिया है कांस्टेंट राशि, क्योंकि कांस्टेंट राशि का कभी समाकलन नहीं हो सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन को बाहर, नॉट को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा dq अपॉन आर स्क्वायर आर केप, जहाँ आर केप क्या है, डायरेक्शन है। अब उपरोक्त समीकरण में dq की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, dq की वैल्यू। और dq की वैल्यू कहाँ से रखी जाएगी, ये रखी जाएगी रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। ये रखी जाएगी रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा मैंने आपको बताई थी अभी, क्या थी, उसको अपन अल्पांश लंबाई के लिए लिया था। तब अपन ने लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन dl लिखा था, और यहाँ से dq की वैल्यू निकालें तो dq इक्वल टू आ जाएगा अपने पास लैम्बडा dl। क्या आ जाएगा, लैम्बडा dl। और यहाँ से लैम्बडा dl जो वैल्यू है dq की वो उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो लगने वाला जो संपूर्ण बल है वो क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू नॉट। क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समाकलन मैं क्या कर रहा हूँ, dq की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ dq की, लैम्बडा dl अपॉन आर स्क्वायर आर केप, जहाँ आर केप क्या है, डायरेक्शन है। अब ये जो बल है रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब अपन निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु था P, जो बिंदु था अपने पास P, इस पर इस आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखो, पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार फिर से समझना, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है, ठीक है, इस पर परीक्षण धनावेश रखा गया है क्यू नॉट, इस पर जो लगने वाला फोर्स है एफ, वो फोर्स ही इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं,
परिभाषा से लिखा जा सकता है वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, परिभाषा से अपन लिखेंगे और यहाँ समीकरण नंबर इसको दे दिया जाए 3 और इसको दे दिया जाए 4। कितना दे दिया जाए? 4 नंबर। अब समीकरण 3 और 4 से बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से अपन क्या लिखेंगे? यहाँ ऐप की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 3 से ऐप की जो वैल्यू है वो समीकरण 4 में पुट कर दी जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को मिलेगी वेक्टर ई इक्वल टू 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू, मैं ऐप की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर के। यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, तो वेक्टर ई इक्वल टू अपने पास आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर के। यह अपन ने रेखीय आवेश वितरण के कारण किसकी गणना की है? लगने वाले बल की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी गणना की है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके माध्यम से अपन लगने वाले बल या उस बिंदु पर जो स्मॉल आर दूरी पे अपन ने बिंदु लिया था, उस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी अपन गणना कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है वेक्टर ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। शायद इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा। बाकी इसके 2 पार्ट हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।